डांस, कोलाटम डांस क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखिए कोलाटम डांस जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर अभी आंध्र प्रदेश के अंदर गर्ल्स ने परफॉर्म करा था कोलाटम डांस को बाल उत्सव के दिन, राइट। तो साउथ इंडिया का डांस है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके यहाँ पर स्टिक्स हैं, हाथों में देखो, यहाँ पर हाथों में स्टिक्स हैं और स्टिक्स को लेकर ही स्टिक्स को एक दूसरे के भिड़ाती हैं, ठीक है, और फिर गोला करके एक तरह से डांस करती हैं, फिर ऐसे झुककर फिर डांस करती हैं, इस तरह से इसके अंदर रहता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे 2-3 सर्किल बनाकर करते हैं जिसमें एक लीडर होता है, लीडर लीड करता है कि किस तरह आपको करना है। अरे सर ये तो हमको थोड़ा 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 तो हमको ये क्या कर रहा है, ये डांस जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है, ये सर डांडिया जैसा नहीं लग रहा, डांडिया, यस डांडिया जैसा ही ये डांस है। देखिए इसके अंदर क्या है, द ग्रुप कंप्राइजेस डांसर इन द रेंज ऑफ 8 to 40, इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग स्टिक्स टू रिप्रेजेंट रिदम ऑफ द डांस, राइट। स्टिक्स आर स्ट्रोक्ड अगेंस्ट ईच अदर, बढ़ाया जाता है उसको जैसे कि हम डांडिया के अंदर करते हैं। टू डांसर्स आर लेड बाय द लीडर्स एंड मूव अबाउट इन टू सर्कल्स, राइट। द इनर सर्कल रिसीव द स्ट्राइक्स ऑन देयर स्टिक्स फ्रॉम द आर्टिस्ट इन द आउटर सर्किल दैट डिलीवर्स हिम। तो मतलब आपस के अंदर क्या करते हैं, सर्किल बनाकर इस तरह से यहाँ पर करते हैं, राइट। तो ये साउथ इंडियन डांस है, साउथ इंडिया का आप समझ सकते हैं डांडिया डांस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द डांस फॉर्म रिजेंबल्स द डांडिया एंड द गरबा फुल डांस ऑफ द गुजरात। गुजरात का इसका आसपास ये होता है, राइट, उसी पैटर्न पर ये है, राइट। अब ये उससे डरा हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है, या फिर ये गरबा या फिर डांडिया उससे डरा हुआ ये नहीं है कि ऐसा कोई इसके अंदर हमारे पास फैक्ट नहीं है। हमको ये पता है कि ये एक तरह का अलग डांस है, बट इस डांस का नाम जो है दैट इज कोलाटम डांस। पर इसके अंदर सिमिलरिटी इसी तरह से है कि स्टिक से उसी तरह से डांस किया जाता है जैसे डांडिया के अंदर कराया जाता है, राइट। अब देखो इसका अलग अलग नाम है, तमिलनाडु और केरला के अंदर इसको कुम्मी कहा जाता है, कुम्मी, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर इसको कोलानालू कहा जाता है। कोलानालू किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर देखो कुम्मी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर तो याद कर सकते हैं, देखो आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश जब भी मैं बोलूंगा तो आंध्र से अपन अंधा याद करेंगे, अंधा। तो अंधा बंदा क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, तो वो नाले के अंदर गिर गया, है ना, नल्लू, ठीक है, डबल एन ए डबल डबल एन ए एल यू, ठीक है, नल्लू, ठीक है, और वो काला हो गया तो कोला नल्लू, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अंधा आदमी डांडिया कर रहा था और वो इस तरह से गिर गया, राइट। तमिलनाडु और केरला के अंदर इसको क्या बोला जाता है, इसको कुम्मी बोला जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये नाम है कुम्मी, कोलानालू, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक ही चीज है, दैट इज नोन एज कोलाटम डांस। और कोलाटम डांस इस तरह से कराया जाता है जैसे कि गरबा कराया जाता है, वन ऑफ द फोक डांस ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का फोक डांस है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, देखो भाई ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, ये ऐसे बोलता था कि ये देखो इसके दो फेस है। आप इससे कुछ स्टूडेंट्स जिनका दिमाग तेज चलता है वो तो समझ गए होंगे, ये अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, समझ जाओगे व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, है ना। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया मतलब उनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, राइट। देखो इसके दो फेस दिख रहे हैं आपको, एक तो ग्रीन फेस दिख रहा है, तो ये दुनिया को तो बता रहा है देखो हमारा जो प्रोडक्ट है ना दैट इज वेरी वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करके फिर वो प्रोडक्शन उसका हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बता तो रहा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत ग्रीन है, पर वो इतना ग्रीन है नहीं, ग्रीन के ऊपर वॉशिंग कराया जा रहा है, जैसे इस तरह का कुछ, है ना, ऐसे धुआं तो निकल रहा है कंटिन्यूअसली, पर कह रहे नहीं नहीं हम तो बहुत ही ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ठीक है, जबकि उसके अंदर बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ है, राइट। तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हम ग्रीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमारा, पर उस प्रोडक्ट के अंदर कितना पॉल्यूशन हुआ है ये आपने नहीं बताया। तो एक तरह से आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं वो क्या करेगा, वो इसके अंदर बहकावे में आ जाएगा, यार ये तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो इसको हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक फॉल्स इंप्रेशन आप दे रहे हैं, आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस तरह से आपकी कंपनी जो है वो क्या है, एनवायरमेंटली साउंड है, पर इतनी भी साउंड नहीं है जितना कि आप इसके अंदर बता रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। मतलब हमारी कंपनी का प्रोडक्ट एनवायरमेंटल अनुकूल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, ठीक है, ये है सच्चाई, सच्चाई ये है, आप दिखा इस तरह से रहे, दिस इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन वॉशिंग। चार ऑप्शंस यहां पर दे सकते हैं और चारों के चारों सिमिलर से आपको लगेंगे। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ए कंपनीज प्रोडक्ट आर एनवायरमेंटली साउंड। ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग an unsubstantiated
क्लेम टू डिसीव कस्टमर्स, कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को डिसीव कर रहे हैं टू बिलीविंग दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कि हमारे प्रोडक्ट तो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और पॉजिटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में ऐसा नहीं करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। तो आई होप ग्रीन वॉशिंग सबको समझ में आ गया। ग्रीन वॉशिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मान लीजिए मेकर व्हेन कंपनी अटेम्प्ट टू एम्फसाइज सस्टेनेबल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू ओवरशैडो कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन द एनवायरमेंटल डैमेजिंग प्रैक्टिसेस। कुछ एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट डैमेज कर रही है कंपनी, बट कह रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको ये प्रोडक्ट भी तो दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी व्हाट, बट वेरी वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट। दिस इज आल्सो ग्रीन वॉशिंग। ऐसा भी हो सकता है कंपनी कैन आल्सो ग्रीन वॉश इनिशिएटिव्स विद वेग क्लेम्स दैट प्रोवाइड रियल डेटा, दैट डू नॉट प्रोवाइड रियल डेटा। रियल डेटा नहीं दे रहे हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं अपने क्लेम का। आप कह रहे हैं कि हम गाड़ी बना रहे हैं, है ना, और गाड़ी बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, पर फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, पर उसके अंदर जो गाड़ी बनाने का प्रोसेस है उसके अंदर कितना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है वो आप नहीं बता रहे हैं। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें या फिर रियल डेटा यहाँ पर प्रोवाइड ना करते हुए अपने आप को ग्रीन वॉश कहना, अपने आप की तारीफ करना, पर एक्चुअल में वैसा होना नहीं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। उसको अपन ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट इज सीसीपीआई। सीसीपीआई को अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है, कि किस तरह से क्लाइमेट जो होता है, ठीक है, क्लाइमेट को देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर आप किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब किस तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप एनर्जी को यूज कर रहे हैं, क्या आपकी क्लाइमेट पॉलिसी है, किस तरह से आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं, उन सब के बेसिस पे एक इंडेक्स निकाला जाता है, कंट्रीज का इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें रैंकिंग दी जाती है, भाई तुम्हारी ये रैंकिंग है इस तरह से, राइट। अब देखो ये जो है ना सीसीपीआई, वो पब्लिश्ड बाय द ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और ये एनुअली आता है, 2005 से आ रहा है। आप इसको कैसे याद करेंगे, देखो सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्मेंस वर्ड को पकड़ लो, परफॉर्मेंस, ठीक है साहब, परफॉर्मेंस वर्ड को पकड़ लिया। आप क्या करें, अब ये परफॉर्मेंस जो है ना, इसके अंदर देखो परफॉर्मेंस होती है, जब भी मान लो कोई परफॉर्मेंस है तो ऐसा समझो कि एक भागने की परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक क्राउड है और भागने की परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियसली घड़ी तो लगेगी कि 100 मीटर कितनी देर में भागा, तो वॉच, ठीक है साहब। कहाँ होता है ये परफॉर्मेंस, कहाँ होती है, किसी इंस्टीट्यूट में होगी, है ना, तो इंस्टीट्यूट में एक परफॉर्मेंस हो रही है जिसमें वॉच में टाइम नोट करा जा रहा है, और यहां से चिल्ला रहे हैं सब, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो वॉच याद करना है, इंस्टीट्यूट याद करना है, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क याद करना है। तो पब्लिश्ड बाय द ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली सिंस 2005 से ये एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट करा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर सीसीपीआई जो है ना, वो कितनी कंट्रीज के बीच में, 63 कंट्रीज हैं, पहले 50 प्लस कंट्रीज थी, अब यहाँ पे देखिए 63 कंट्रीज है एंड यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलकर एक इंडिपेंडेंट, मतलब इन सबकी रैंकिंग देखी जाती है, इन सबकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या ये क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 63 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का ग्रुप यहाँ पर इसके अंदर है। These countries collectively accounts for more than 90% of the global ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए 90% जो है यही कंट्रीज के अंदर करती है। तो इन कंट्रीज को की एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भाई तुम ही जब सारा धुआं निकाल रहे हो, सारा ग्रीन हाउस गैस तुम ही निकाल रहे हो, तो तुम्हारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस दो, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी, उसके अंदर क्या करना है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, इतनी सारी धुआं निकाल रहे हो, तो उसको रोकने के लिए तुम्हारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो किस तरह से इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर के बेसिस पे यहाँ पर क्या कराया जाता है, रैंकिंग दी जाती है कि इन कंट्रीज के अंदर कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, राइट। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट, वॉच और कैन, ये याद रखना, ठीक है। और किस लिए परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए परफॉर्मेंस अपन कर रहे हैं, राइट। It aims to enhance transparency in the international climate politics and enable comparison of climate protection efforts, कि कौन कौन कैसे कैसे इंडिविजुअल कंट्री किस तरह से क्लाइमेट की क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट का यहाँ पर प्रोटेक्शन यहाँ पर करा जा रहा है, राइट। तो देखो 14 इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, 14 इंडिकेटर्स होते हैं इसके अंदर, पर इसके अंदर 4 कैटेगरीज यहाँ पे याद रखें, 14 इंडिकेटर्स याद करने की
जरूरत नहीं है। पहला होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट। दिस इज, इसका वेटेज जो होता है ना वो 40% होता है, मतलब इसमें अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन में किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस करी तो उसको ज्यादा आका जाएगा, ठीक है। एज कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 20%, एनर्जी यूज जो है वो 20%, क्लाइमेट पॉलिसी को 20% वेटेज दिया जा रहा है। तो मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन किसी ने एक करा तो उसको 2 माना जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। इसने एक करा रिन्यूएबल एनर्जी और इसको एक मान रहा है, इसको एक मान रहा है, तो उसको 2 माना जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे क्या है, जिसके बेसिस परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कितनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर रैंकिंग आई, एनर्जी यूज किससे करा जा रहा है और क्लाइमेट पॉलिसी क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर देखी जाएगी। सीसीपीआई 2024 में पहली रैंक किसको मिली, पहली रैंक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहला नंबर किसी का नहीं आया। क्या बात करते हो सर, हाँ, क्योंकि सीसीपीआई का एक क्राइटेरिया है कि भाई कम से कम इतना तो करते, पर इतना कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो पहला नंबर तो किसी का नहीं आया। ठीक है सर, दूसरा नंबर किसका है, दूसरा नंबर भी किसी का नहीं आया। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर भी किसी का नहीं है। अरे बाप रे, चौथे से रैंकिंग स्टार्ट हुई है, तो पहले 3 स्थान तो खाली रहे, इतना तो तुम कर ही नहीं पाए हो, ठीक है, तो पहले 3 स्थान खाली रहे, ठीक है। तो यहां पर देखो, नो कंट्री परफॉर्म वेल इनफ इन ऑल द इंडेक्सेस कैटेगरी टू अचीव एन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग, फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस देयरफॉर रिमेन एम्प्टी। फिर फोर्थ के ऊपर आता है डेनमार्क। तो डेनमार्क अगर ऐसे देखे तो पहला है, पर वैसे 4th नंबर पे, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कोई आया नहीं है, ठीक है। एस्टोनिया जो देखिए वो 5th नंबर पे है, फिलीपींस 6th नंबर पे है, और इंडिया की पोजीशन जो है वो 7th पोजीशन है सीसीपीआई 2024 के अंदर। ये आपको इसके अंदर याद करना है। इंडिया के बारे में अगर जाकर देखोगे वेबसाइट के अंदर इसकी, तो इंडिया के बारे में 3 बातें इसके अंदर बोली गई है, मतलब की आउटकम फॉर इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक 7th इन दिस ईयर सीसीपीआई, ठीक है। इंडिया जो है अपना जो एनडीसी है, टारगेट, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट जो है, ठीक है ना, ये जो टारगेट्स हैं इसको मीट करने की कोशिश कर रहा है विद क्लियर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन प्लेस that focus on promoting renewable energy and providing financial support for the domestic manufacturing of renewable energy components. कंट्री नीड्स टू इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है उसको इंक्रीज करना होगा और अपने टारगेट्स को ज्यादा बढ़ाना होगा। इस तरह से सीसीपीआई ने हमको बोला है, राइट। चलिए साहब, आगे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। ये क्या है, अभी ये जो है न्यूज के अंदर इसलिए थी बिकॉज यहाँ पर 10,000 स्टोर्स यहाँ पर हो गई है, 10,000 के आसपास स्टोर्स हो गई है। व्हाट इज दिस स्टोर्स, आई विल लेट यू नो। पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना है क्या, देखिए 2008 के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मैं बीमार हूं, है ना, मैं बीमार हूं, मैं दवाई लेने गया, तो भाई एक दवाई 100 रुपए की, दूसरी दवाई 300 रुपए की, और तीसरी दवाई 200 रुपए की। मैंने कहा भैया इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं, ठीक है, 3 टैबलेट खाऊंगा, और 3 टैबलेट इतनी महंगी महंगी आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देखो अफोर्डेबल होनी चाहिए, कम से कम मेडिसिन तो अफोर्डेबल होनी चाहिए, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं बुखार से, ठीक है, इतनी महंगी महंगी दवाई खाऊंगा, ठीक है, तो फिर दवाई खाओ, खाने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट करा। उन्होंने कहा कि जन औषधि कैंपेन के अंदर हम जेनेरिक मेडिसिन बनाएंगे। अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है ये समझो। जेनेरिक मेडिसिन मतलब ये 100 रुपए की टेबलेट थी ना, इसको लेकर गए, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करी, रिसर्च डेवलपमेंट करा और सस्ती बना दी। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। 100 रुपए की थी, इसको 5 रुपए की बना दी, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जेनेरिक मेडिसिन। तो क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, और इसके लिए भारत देश के अंदर बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिसको अपन स्टोर बोल रहे हैं, ऐसी स्टोर्स खोली जाएंगी, है ना, जन औषधि केंद्र। तो यहां पर देखो, टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन थ्रू डेडिकेटेड आउटलेट्स नोन एज जन औषधि केंद्र एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस, मासेस को ये अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। अच्छा साहब, कौन, अब देखो, अब यहां से अपन को पढ़कर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना, अच्छा सर, हेल्थ जो है, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, ओके, है ना, सस्ती मेडिसिन देगी कहां पर, जनौषधि केंद्र के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ जो है से रिलेटेड है, तो आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि भाई ये कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा, और यहीं पर अपन गलत हो जाएंगे। दिस इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये दवाई जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो यहां पर देखो, इट वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नवंबर 2008 के अंदर ये स्टार्ट करा था। जन औषधि केंद्र, डेडिकेटेड आउटलेट्स यहां पर खोले गए थे टू प्रोवाइड जेनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस,
और 30/11/2023 है ना के अनुसार ये 10,000 यहाँ पर जन औषधि केंद्र यहाँ पर हो गए। दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। अच्छा सर ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसको कौन लॉन्च कौन करता है, इसको मतलब इंप्लीमेंट कौन करता है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? इंप्लीमेंटिंग बॉडी है इसकी फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। सर ये तो अभी सुना है, फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। अरे सर पिछली बार भी आपने पढ़ाया था, तब तो आपने कहा था बीपीपीआई करती है। नहीं भाई, बीपीपीआई का नाम चेंज हो गया है, अब पीएमबीआई है, फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको पहले अपन ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया इस तरह से बोलते थे, उसका नाम चेंज होके पीएमबीबीआई इसके अंदर रख दिया गया। राइट, चलिए तो अब इसका क्या क्या है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है देखिए, टू प्रोवाइड जेनेरिक मेडिसिन टू द डेडिकेटेड आउटलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, टू एंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन सबके लिए, सबके लिए, पुअर के लिए भी। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूं तो मैं मेडिसिन नहीं खा सकता, मैं बीमार ही रहूंगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करना, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन। कई लोग सोचते हैं कि यार जेनेरिक मेडिसिन सस्ती मेडिसिन है, खराब ही होगी, नहीं ऐसा नहीं है। पब्लिसिटी करना इसको, परसेप्शन बदलना इसको, क्वालिटी सिनोनिम्स विद हाई प्राइस ओनली। ऐसा नहीं होता कि ज्यादा महंगी होगी वही क्वालिटी वाली होगी जेनेरिक मेडिसिन। और इसके कारण देखिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा ना। एक मेडिसिन 100 रुपए की है तो वो ही मोनोपोली बना कर रख रखी है, नहीं, इसके हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके 5 रुपए की बनाए तो बहुत सारे लोग काम भी तो लग गए इसके अंदर, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, बहुत सारे केंद्र खोले जाएंगे। तो उन केंद्र पे क्या होगा, केंद्र पे आप देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र पे जाकर लोग बाग बैठेंगे ना दवाई बेचने के लिए, है ना, और उनका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो स्कीम इज ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये देखो अब है ना, क्या होता है किसी भी बुकलेट के अंदर, करंट अफेयर्स की बुकलेट के अंदर ये चीज नहीं दे रखी है। और यूपीएससी जो होती है ना वो ही फोकस करता है जो कि काम की चीज होती है। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे को ये दुकान खोलनी पड़ेगी, जन औषधि केंद्र खोलनी पड़ेगी, है ना। देखो ध्यान से समझना, एक तो कि मान लो आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप बन गए सिविल सर्वेंट, अब कोई आपके पास आया, साहब मेरे को है ना जन औषधि केंद्र खोलना है। आपने बोला खोल ले भाई, बोले क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पता, डब्बा गोल। आपने बोला अरे जन औषधि केंद्र खोलना है, मैं बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है डीपीपीआई, जो जो बीपीपीआई था उसका पहले नाम था, उसके बाद अब फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर आती है, और ऐसा ऐसा आप 10,000 हो गए। तो बोले साहब मेरे को क्या फायदा है इससे, मेरे को तो बताओ कैसे खोलनी है, तो बताओ, आपका डब्बा गोल। अब सारे करंट अफेयर्स में यही लिखा हुआ था, अब आप कहां से करें, तो आपने सोचा भाई अब क्या करें, तो आप वापस गए कहां पर, अधिष्ठान आईएएस की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वहां से करंट अफेयर डाउनलोड करें, है ना, और करंट अफेयर डाउनलोड करें, वहां से पढ़े फिर, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर जो है ना ये सब वेबसाइट के ऊपर है। तो आपको यहाँ पर देखिए इंसेंटिव जो होगा केंद्र को, ठीक है, केंद्र के ओनर्स को क्या फायदा मिलेगा, भाई मैंने खोली दुकान, मेरे को क्या फायदा मिला, 5 लाख तक मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, टू बी गिवन एट रेट 15% मंथली परचेज में, जो 15% जो मंथली परचेज होगा उसका मेरे को फायदा मिलेगा, और इसकी सीलिंग है 15,000 पर मंथ। ठीक है, एनुअली अगर देखें 5 लाख का मेरे को फायदा हो सकता है, और 15,000 पर मंथ। दूसरा वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा 2 लाख तक मेरे को, इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर फर्नीचर एंड द फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर एंड द प्रिंटर्स टू द पीएम बीजेपी केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर ओपन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हूँ, या फिर हिमालयन एरिया का हूँ, या फिर आइलैंड टेरिटरी का हूँ, बैकवर्ड एरिया का हूँ, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका हूँ, या फिर आप देखिए विमेन एंटरप्रेनर, दिव्यांग, SC ST, एक्स सर्विसमैन, इन सबको एक टाइम इंसेंटिव मिलेगा 2 लाख रुपए का। इसके अलावा प्राइस ऑफ जन औषधि मेडिसिन जो होंगी 50 से 90% लेस होंगी दैट ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन प्राइस इन द ओपन मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांडेड मेडिसिन जो है 100 रुपए की है, तो वो 50 से 90% लेस तक यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाएगी। This is how you have to understand this one. Medicines are procured only from the World Health Organization's good manufacturing practices certified suppliers. जिनके पास ये suppliers ये certification है, good manufacturing GMP का certification है, वो ही उनसे ही medicines ली जाएंगी। ठीक है, उनसे ही प्रोक्योर की जाएंगी, हर किसी से नहीं की जाएंगी। और मेडिसिन को जो क्रेडिशन उसका एक्रेडिशन होगा, ठीक है, वो होगा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से। ये सब बातें भी आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर
आपके क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी के अंदर सॉल्व होंगे। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि बताओ कि ड्रग का टेस्ट होना जरूरी है कि उसके अंदर कौन लेबोरेटरी के अंदर, या फिर इस लेबोरेटरी की जगह कोई दूसरी लेबोरेटरी लिख देंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे कि भाई मेडिसिन सिर्फ वहीं से प्रक्योर करी जाएगी जो कि WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड सप्लायर से करी जाएगी, यहाँ ऑनली देखते हैं आप घबरा जाएंगे। फिर इस तरह के स्टेटमेंट जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको होगा नहीं, और जब तक आप वेबसाइट नहीं देखेंगे जब तक नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया, सोच के बनाया गया कि यूपीएससी चाह क्या रहा है आजकल, उसके बेसिस पे करंट अफेयर्स बना रहे हैं। और हम इसीलिए हम एक बुकलेट भी निकालना चाहेंगे, क्योंकि दिसंबर मंथ की तो मैं पक्का पक्का निकालूंगा एक बुकलेट जिसके अंदर पूरी ट्रिक्स होगी, जिसके अंदर पूरे की करंट अफेयर्स पूरे रिसर्च करके यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, वहां पर पूरे प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स की एक बुकलेट में निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दिसंबर मंथ की, राइट। चलिए नेक्स्ट इज काशी तमिल संगम। अरे सर काशी तो है वाराणसी के अंदर, ठीक है, और तमिल जो है वो साउथ के अंदर है, इनका काहे का संगम, इनका संगम कैसे? तो देखो हिस्टोरिकल लिंक है भाई इन दोनों के बीच में, काशी और तमिलनाडु के बीच में हिस्टोरिकल लिंक है। ठीक है, ऑफन रेफर्ड एज द तमिलकम। ठीक है, तमिलकम बोला जाता है, काशी प्लस तमिल, तमिलकम। ठीक है, स्पेन सेंचुरीज एंड इज डीपली रूटेड इन द कल्चर, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ये क्या है ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ, राइट। चलिए देखो, प्रधानमंत्री मोदी, ये सेकंड है, मतलब 2012-22 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था तमिल और काशी संगम, अब ये 2023 के अंदर 2.0 है ये। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, गोइंग टू वाराणसी। वाराणसी जब मैं जाता हूं ना तमिलनाडु से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि महादेव के एक घर से दूसरे घर जाना। मतलब अगर हम देखें तमिलनाडु इज लाइक जस्ट लाइक ए सेकेंड होम फॉर द महादेव, है ना, लॉर्ड शिवा जो है। दैट इज वाई बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ तमिलनाडु एंड वाराणसी स्पेशल, इस तरह से बोला है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक होगा भाई, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कुछ बात, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो कुछ हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल कनेक्शंस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तमिलनाडु और काशी के बीच में कुछ ही कनेक्शंस हैं। जैसे कि एक पांड्या किंग थे, ठीक है, पराक्रम। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक पराक्रम नाम के पांड्या किंग थे, वो क्या थे, मदुराई रीजन में रहते हैं, मतलब तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, 15th सेंचुरी के अंदर पांड्या जो किंग है वो तमिलनाडु के अंदर मदुराई की जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, अब वो काशी जाते हैं, और काशी जाते हैं और शिवलिंग के लिए एक पत्थर उठाकर लेकर आने की कोशिश करते हैं, एक पत्थर निकाल कि शिवलिंग, शिव टेंपल यहाँ पर बनाएंगे। तो काऊ के ऊपर लाद के उसको ला रहे होते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग हिज रिटर्न द काऊ कैरिंग द लिंगम, काऊ के ऊपर लिंग, शिवलिंगम, शिवलिंग जो होती है वो डालकर लेकर आ रहे थे। इतने में काऊ एक जगह रुक गई, उसने बोला भाई आगे चल, बोले रुक गई, नहीं 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 जा रही, है ना, तमिलनाडु के अंदर ही, राइट, एक जगह रुक गई, राइट, वहां से काशी से लेकर आ रहे थे, वहां पर रुक गई। तो उसने सोचा कि भाई भगवान की इच्छा यहीं बना दे टेम्पल, और उस जगह को शिव काशी बोला गया, शिव काशी। कंसिडरिंग दिस डिवाइन इंटरवेंशन, पराक्रम पांड्या इंस्टॉल द लिंगम देयर एंड द साइट इज नोन एज शिव काशी, उसको शिव काशी इसके अंदर इस तरह से बोला गया। ठीक है, तो काशी से लाया हुआ लिंगम, जिसको भाई गाय माता के ऊपर लाया जा रहा था, और गाय माता ने कह दिया ये ब्रेक लगा दी उन्होंने, कहा कि उसके आगे नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या है, शिव की यही इच्छा है कि यहीं पर डाले। तो इस तरह से एक कनेक्शन ये है। दूसरा है काशी विश्वांतर टेम्पल। ठीक है, काशी विश्वांतर टेम्पल, ये भी एक पांड्या किंग थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि यार भाई लोगों को तमिलनाडु से काशी जाना पड़ता है ना, काशी जाना पड़ रहा है, और काशी जाना पड़ रहा है, और फिर वहां पर जाकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्पल बनाए जिनके अंदर, तमिलनाडु के अंदर ही एक ऐसा टेम्पल बनाए कि इनको काशी की फीलिंग आ जाए, काशी की इनको फीलिंग आ जाए। तो यहाँ पर देखो, काशी विश्वनाथ टेम्पल टू एनेबल डिवोटीज हु कुड नॉट ट्रेवल टू काशी, द पांड्यास, पांड्या किंग्स जो थे, बिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन द तेन काशी, साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु, रिप्लिकेटिंग द काशी एक्सपीरियंस, कि आपको फील यहाँ पर आ जाएगी, काशी जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर है अधिवीर राम पांड्यन, अधिवीर राम पांड्यन कंस्ट्रक्टेड शिव टेम्पल इन तेनकाशी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पिलग्रिम टू द काशी, फर्दर सॉलिडिफाई द कनेक्शन बिटवीन दिस टू रीजन्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो शिव के और महादेव जो है, लॉर्ड महादेव, ठीक है, उनका एक कनेक्शन आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर और काशी के अंदर, राइट। देखो और कनेक्शन क्या है, पीपल फ्रॉम द रामेश्वरम, ठीक है, जो तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम है, वो टेक ए डिप इन द कोटी तीरथ, ठीक है ना, बिफोर विजिटिंग काशी फॉर द दर्शन, दर्शन करने के लिए पहले कोटी तीरथ के अंदर जो है उसके अंदर एक डुबकी लगाते हैं। एंड दे वुड ब्रिंग बैक गंगा वाटर, और काशी से गंगा वाटर लेते के आते हैं, ठीक है, जिससे कि टेम्पल जो है रामेश्वर टेम्पल के ऊपर चढ़ा सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन कि यहाँ से डुबकी लगा रहे हैं तमिलनाडु से, और फिर काशी जा रहे हैं, और फिर काशी से पानी लेकर फिर टेम्पल के ऊपर वो चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं एक तरह से कनेक्शन यहाँ पर है, राइट। तो इस तरह से, इसके अलावा
कनेक्शन बिटवीन द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क साड़ी, टेक्सटाइल फ्रॉम द बनारस, बनारस के अंदर भी और कांचीपुरम के अंदर, दोनों के अंदर सिल्क साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर, कुलिनरी एंड अदर काइंड ऑफ कनेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर ट्रेड कनेक्शन देखें तो यहाँ पर भी इसके अंदर, तो इसी तरह से इसीलिए तमिल संगम करा गया। और एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कल्चर एक्सचेंज करा जा रहा है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, जिसके अंदर आर्ट, म्यूजिक, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, क्यूजीन्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द तमिलनाडु एंड वाराणसी, ये सब चीजें दिखाई जा रही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द काशी तमिल संगम। अच्छा, ये कौन कर रहा है साहब? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रहा होगा? नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज व्हाट इज द नोडल एजेंसी। बाकी सब भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे टूरिज्म, रेलवे, टेक्सटाइल, बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके अंदर आप देखेंगे। तमिल काशी संगम, काशी को ऐसे बोला जाता है ना कि विद्या की नगरी है, ठीक है, तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, इस क्लास की एक खासियत है कि इसके अंदर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, इसके अंदर आपको मैं फैक्ट्स भी लर्न करवा दूंगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट ना समझकर आपको फैक्ट्स भी यहाँ पर लर्न हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, चलो हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ समझते हैं। एक ऐसे एक स्टोरी याद करो सबसे पहले कि एक काजी थे, काजी है ना, काजी होते हैं ना मौलवी टाइप के लोग, वो, उसका नाम था सैम। काजी था, उनका नाम था सैम। और सैम जो था ना, बड़े सेकुलर थे, बड़े सेकुलर थे, मतलब थे तो काजी मुस्लिम रिलीजन के, बट वो ब्रह्मा की पूजा भी करते थे, ब्रह्मा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ साथ उनके पास बहुत सारा पैसा भी था, धन भी था। ये आपको याद करना है। काजी था, सैम, सैम नाम का एक काजी, वियर्ड स्टोरी है तो आपके दिमाग के अंदर स्टक कर जाएगी। एक सैम नाम का काजी है, वो ब्रह्मा की भी पूजा कर रहा है और उसके पास बहुत सारा धन है, ठीक है। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजी से याद करो काजीरंगा नेशनल पार्क, सैम से आप याद करोगे आसाम, ब्रह्मा से याद करोगे ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा क्या है? नदी है साहब, ब्रह्मपुत्रा, अभी याद करवाएंगे। और धन से याद करोगे धनश्री। अच्छा, एक याद करना कि ये जो है ना ढोलक भी बजाते थे, ढोलक, डिप्लू, डिप्लू है ना, ढोलक ढपला होता है ना, जैसे ढपला, उसको डिप्लू आप याद कर। तो सैम नाम के एक काजी थे, ब्रह्मा की भी पूजा करते थे, उनके पास बहुत सारा धन था, और यहाँ पर ये ढोलक बजा रहे हैं, डिप्लू भी बजा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इससे आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, रिवर ब्रह्मपुत्रा की बैंक के ऊपर है। और इसके अलावा इसके अंदर से ये सारी रिवर्स जो है इसके आसपास से निकलती है। देखिए इसका मैप है, आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी रिवर दिख रही है ना, दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज रिवर मोरा धनश्री, दिस इज रिवर डिप्लू, और दिस इज रिवर मोरा डिप्लू। तो सैम जो था उसके पास बहुत सारा धन था, ब्रह्मा की पूजा करता था, ब्रह्मपुत्र, धन, धनश्री। इसके बाद डिप्लू, और डिप्लू ढोलक बजाता था, ढपला बजाता, तो रिवर डिप्लू और रिवर मोरा डिप्लू, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर याद करना है। तो यहाँ पर देखो, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाइल्ड कंजर्वेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया, क्रिस कोर्स क्रॉस्ड बाय द फोर मेजर रिवर्स ब्रह्मपुत्र, डिप्लू, मोरा डिप्लू और मोरा धनश्री, राइट। चलिए तो अभी ये न्यूज के अंदर क्यों है काजीरंगा नेशनल पार्क? बिकॉज वन हॉर्न राइनोसोरस जो है अभी यहाँ पर उसका मरा हुआ यहाँ पर मिला काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क को अगर हम देखें ना, तो इसको बोला जाता है होम ऑफ बिग फाइव, बड़े पांच का होम है, घर है। इसका मतलब क्या है? होम ऑफ बिग फाइव का मतलब ये है कि यहाँ पर ये पांच जानवर यहाँ पर मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है, एलिफेंट यहाँ पर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है, एशियाटिक वाटर बफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ये सब क्या है? ये यहाँ पर इसके अंदर मिलते हैं। डियर DER है ना, हाई डियर वाला डियर नहीं है, DER है, ये थोड़ा सा अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पांच जानवर मिलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज होम ऑफ बिग फाइव? तो आप कहेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। सैम नाम का काजी ब्रह्मा की पूजा करता था, और धन था उसके पास, और डिप्लू, बस इसके सारा आपको इसके अंदर याद हो जाएगा। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, इसकी बहुत सारी उपाधियां इसको मिली हुई है। सैम को बहुत सारी उपाधि मिली हुई है। पहला, इसको नेशनल पार्क का टैग मिला 1974 के अंदर। ओ वाओ सर, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व सिंस 2007। 2007 से इसको टाइगर रिजर्व बोला गया, ठीक है। इट हैज टोटल टाइगर रिजर्व एरिया ऑफ 1030 स्क्वायर किलोमीटर विद ए कोर एरिया ऑफ 400 स्क्वायर किलोमीटर। इसको है ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखें टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसका नाम बोला गया है कि सैम यू आर वेरी फेमस, तो तुमको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी डाल दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बर्ड
एरिया भी इसको बोला गया है किसके द्वारा, बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के कारण, ठीक है। इट इज होम ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। मोस्ट वन हॉर्न राइनोसोरस मतलब सबसे ज्यादा राइनोसोरस जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक है कैटाबेटिक विंड्स। कैटाबेटिक विंड्स के अंदर सुनने से पहले, समझने से पहले हम देखेंगे न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना भाई, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है हर जगह। बट आप देखेंगे हिमालय जो है ना, हिमालय के अंदर अगर जाके देखें तो हिमालय के अंदर हिमालय ठंडा हो रहा है। साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो गया, भाई ये हिमालय कैसे ठंडा हो रहा है, हर जगह तो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सरप्राइजिंग फिनोमेना हिमालय के अंदर क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये सरप्राइजिंग फिनोमेना हैज इमर्ज्ड इन द माइटी हिमालयाज दैट माइट स्लो डाउन द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। साइंटिस्ट लग गए अपनी खोज करने के अंदर कि यार ये हिमालय ठंडा कैसे हो रहा है, हर कोई गर्म हो रहा है, ये कैसे ठंडा पड़ा है भाई। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये नोट करा कि ये जो है ना वो कैटाबेटिक विंड्स के कारण हो रहा है। अब कैटाबेटिक विंड्स क्या होता है ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ कि व्हाट इज कैटाबेटिक विंड्स। कैटाबेटिक विंड्स होता क्या है। तो देखो दो तरह की विंड्स होती है, दैट इज नोन एज, पहली होती है एनाबेटिक। एनाबेटिक ये आपका ज्योग्राफी में बहुत काम आएगा। और दूसरा होता है कैटाबेटिक। कैटाबेटिक बैटिक, ठीक है। एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद अपन समझेंगे कि यहाँ पर हिमालय के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से कैटाबेटिक विंड हिमालय को ठंडा कर दे रही है। चलो सबसे पहले हम देख समझते हैं एनाबेटिक विंड क्या है। देखो हिमालय जो हिली एरियाज होते हैं ना उसके अंदर दिन के अंदर क्या होगा, दिन के अंदर जो टॉप होता है ना, जैसे पर्वत है, पर्वत का सूरज की किरणें इसके ऊपर क्यों गिरती है, डायरेक्ट गिरती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला अगर हम देखें, ए वाला एरिया ज्यादा गर्म रहेगा कि बी वाला एरिया, तो आपको पता है कि ए वाला एरिया ज्यादा गर्म रहेगा। ए के अंदर ज्यादा गर्म रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और नीचे वाले एरिया के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट रहता है। तो विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। और ये जो विंड होती है दैट इज नोन एज व्हाट, एनाबेटिक विंड। इसको एनाबेटिक विंड बोलते हैं, उसको वैली ब्रिज भी बोलते हैं और एनाबेटिक विंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से रात में थोड़ा उल्टा हो जाता है, नाइट के अंदर थोड़ा उल्टा हो गया साहब। क्या हो गया, नाइट के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो हीट ज्यादा रह जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठंडा पड़ जाएगा, यहाँ पर ठंड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हीट ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो विंड ऐसे बहने लग जाती है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कैटाबेटिक विंड। कैटाबेटिक विंड देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द फ्लो ऑफ द एयर रिवर्सेस एज सन इज गोइंग डाउन एट द नाइट। दिस इज बिकॉज द माउंटेन स्लोप्स एट हायर एलिवेट्स कूल क्विकर देन द वैलीज, कि यहाँ पर तो जल्दी ठंडा जल्दी हो जाता है क्योंकि जैसे ही नाइट होगी तो यहाँ पे ठंड जल्दी पड़ने लग जाएगी, यहाँ पे ठंड पड़ जाएगी और ठंड पड़ जाएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वैली इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है, ठीक है, उसको टाइम लगता है ठंडी होने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो माउंटेन का टॉप जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। तो दिन के टाइम में तो ये गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो विंड ऐसे बह जाएगी ऊपर की साइड। जबकि रात के टाइम पर क्या होता है, रात के टाइम पर ये ज्यादा ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से विंड बहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैटाबेटिक विंड इसके अंदर इस तरह से बोलते हैं। तो कैटाबेटिक विंड को कैसे याद करेंगे साहब, एक कैट है वो नीचे की तरफ जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है, ये विंड जो है वो नीचे की तरफ जाती है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैटाबेटिक विंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब हिमालयाज के अंदर क्या होता है, देखो हिमालयाज के अंदर क्या हुआ, हिमालयाज के अंदर ये हुआ, टेम्परेचर गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द एयर फ्लोइंग अबव द माउंटेन्स। माउंटेन्स के ऊपर जो एयर थी, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर गैप यहाँ पर, और जो नीचे है, नीचे जो है यहाँ पर जो है एयर मास, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। और टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर के यहाँ पर ठंडा हो गया क्योंकि यहाँ पे विंड बह रही है, विंड बह रही है। और माउंटेन के यहाँ पर आइस है, तो माउंटेन के यहाँ पर आइस है, टॉप के ऊपर आइस रहता है ना, माउंटेन के ऊपर टॉप के ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये विंड ठंडी हो जाएगी, ठंडी, है ना, आइस से साथ कांटेक्ट में आके। तो ये ठंडी विंड जो होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और विंड कुछ इस तरह से बह जाएगी नीचे की तरफ, समझ रहे। देखो ये जैसे हिमालय है, हाँ साहब हिमालय है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है यहाँ पे, क्यों क्यों ठंड पड़ रही है, मतलब यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, जिसके कारण ऐसा बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे ठंड कैसे पड़ रही है। देखो ये एक हवा बह रही है, यहाँ पे आइस जमी हुई है ऐसे समझो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ये हवा ठंडी हो जाएगी, ठंडी।
और यहाँ पे कंपैरेटिवली गर्म है, गर्म है, तो ये ठंडी से गर्म की तरफ आएगी हवा, और हवा आएगी यहाँ पे गर्म की तरफ, तो यहाँ पर ठंडा कर देगी क्रिएट, पूरा का पूरा ठंडा यहाँ पर क्रिएट कर देगी। तो इसके कारण क्या है, ये जो विंड है जो ऊपर से नीचे आ रही है, कैटाबैटिक विंड के कारण हिमालय जो है वो ठंडा हो रहा है, राइट। यही इसके अंदर दे रखा है, देखिए टेम्परेचर गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द एयर फ्लोइंग अबव द माउंटेन्स एंड द कूलर एयर डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट विद द आइस मासेस। आइस मासेस से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आती है। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द टर्बुलेंट हीट एक्सचेंज एट द ग्लेशियर सरफेस एंड स्ट्रॉन्ग कूलिंग टू द surface air mass. As the warm air get cooler and dense, it sinks, triggering the katabatic wind in the neighboring areas down the slope. ठीक है, तो this is known as what? This is known as katabatic winds. और कैटाबैटिक विंड्स के कारण ही क्या हो रहा है, कैटाबैटिक विंड्स के कारण ही एक तरह से हिमालय जो है वो ठंडा पड़ रहा है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स इसको बोल रहे हैं। लीड्स की एक रिपोर्ट आई है 2023 की। लीड्स क्या होता है कि जो भी लॉजिस्टिक होता है ना, जैसे भाई आपने सामान तो क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने मान लीजिए मैं हूँ एक स्टेट है, मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट ले लेते हैं, महाराष्ट्र के अंदर सामान तो बना दिया, सामान बना दिया बहुत सारा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग तोड़ दी, पर यार अब लॉजिस्टिक इसकी खराब है। लॉजिस्टिक मतलब समझते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, रोड नहीं है मान लो यहाँ पर मान लीजिए पोर्ट अच्छे से डेवलप नहीं है, जो बाहर सामान नहीं ले जा पाए। तो ये जो है ना, सामान बनने के बाद सामान को ले जाने के लिए जो भी चीजें यूज होती है, दैट इज नोन एज लॉजिस्टिक। और लॉजिस्टिक अगर अच्छा नहीं है आपका, तो आपका ट्रेड भी अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। सामान बनाना ही थोड़ा, सामान पहुंचाना भी है। तो लॉजिस्टिक के अंदर कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रैंकिंग निकालते हैं जिससे कि एक कंपटीशन हो। अरे भाई गुजरात ज्यादा हो गया, चलो हमको होना चाहिए, अगली बार हमको उसके अंदर नंबर आना चाहिए। तो दिस इज नोन एज लीड्स। लीड्स 2023 अभी रिलीज करा गया है, और लॉजिस्टिक इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट अभी ये रिलीज करा गया है। इसके अंदर ये किसके द्वारा डेवलप करा जाता है, यहाँ पर देखिए ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा करा जाता है। तो आप यहाँ पर याद करो, लॉजिस्टिक जो है उससे क्या होता है, पैसा आता है, कॉमर्स होता है ना, कॉमर्स एंड ट्रेड होता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस तरह से आपको लॉजिस्टिक से इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो सभी स्टेट्स के अंदर देखा जाता है, भाई तेरा लॉजिस्टिक कैसे है, तेरा कैसे है, तेरा कैसे है, सबसे पूछा जाता है, और उसके बेसिस पे रैंकिंग निकाली जाती है। मान लीजिए किसी की अच्छी रैंकिंग आ गई, किसी की खराब आ गई, तो खराब वाला अच्छे वाले के कंपेयर करेगा, कॉम्पिटिटिव करेगा कि अगली बार देखना मेरी अच्छी रैंक आएगी। इसलिए लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ये निकाला जाता है, लीड्स निकाला जाता है, डेवलप बाय द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इंडिया की रैंक जो है ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 था, जो नेशनल लेवल पर निकाला, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर निकाला जाता है, ये अलग है ना, LPI। उसके अंदर इंडिया की 38th रैंक थी, इंडिया की 38th रैंक थी। बट स्टेट्स की क्या रैंक है, हर स्टेट की क्या क्या रैंकिंग है, वो देखने के लिए हमने कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने स्टेट वाइज लॉजिस्टिक इज डेवलपिंग इंडेक्स यहाँ पर निकाला, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर निकाला गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेट्स को है ना 4 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर बांटा जाता है। देखो पहली जो है दैट इज कोस्टल स्टेट्स, ये सारी स्टेट्स कोस्टल स्टेट है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, है ना, इनको इसके अंदर। दूसरी स्टेट जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज द लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट देखो यहाँ पर पूरे के पूरे लैंडलॉक्ड है। तीसरी स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी के, है ना। चौथी जो होती है वो यूनियन टेरिटरी होती है। अब ये समझो ये बांटा क्यों गया है। अब देखो भाई बांटा इसलिए गया है क्योंकि भाई अगर हम देखेंगे कोस्टल स्टेट्स का लॉजिस्टिक तो अच्छा ही होगा ना भाई, लैंडलॉक से तो अच्छा ही होगा, तो ये तो हमेशा नंबर 1 आएगा। अगर एक ही लेकर चलते तो हमेशा नंबर 1 कोस्टल वाला। तो इन्होंने कहा कि कोस्टल में नंबर 1 कौन है ये देखा जाएगा, लैंडलॉक में नंबर 1 कौन है ये देखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर नंबर 1 कौन है ये देखा जाएगा, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर नंबर 1 है कौन है ये देखा जाएगा। अब नंबर 1, 2, 3 एक इन्होंने नंबर रैंक 1 मतलब किसकी आएगी, रैंक 2 किसकी आएगी, और रैंक 3 किसकी आएगी, ये इन्होंने इसके अंदर बोला। तो रैंक 1 मतलब अचीवर्स कौन है ना, रैंक 2 मतलब फास्ट मूवर्स कौन है, और रैंक 3 मतलब एस्पायर्स कौन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो अचीवर्स कौन कौन है कोस्टल ग्रुप के अंदर, इस वाले ग्रुप के अंदर देखेंगे कोस्टल ग्रुप के अंदर अचीवर्स है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स कौन है, केरला और महाराष्ट्र फास्ट मूव कर रहे हैं। एस्पायर्स कौन है, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये एस्पायर्स है। लैंडलॉक ग्रुप, यहाँ पे लैंडलॉक ग्रुप दिखा जा रहा है, ठीक है। लैंडलॉक ग्रुप के अंदर अचीवर्स, फास्ट मूवर, एस्पायर्स कौन है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये सब चीजें इसके अंदर परफॉर्मेंस यहाँ पर लीड्स के अंदर बताया गया है। ये लीड्स 2023 के अंदर परफॉर्मेंस बताया गया। अब ये कैसे नापा जाता है, तो नापने के लिए 2 पैरामीटर्स के अंदर होते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा असेसमेंट जिसको 23% वेटेज मिलता है, और परसेप्शन डेटा असेसमेंट जिसको 77% यहाँ पर क्या मिलता है, वेटेज मिलता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स ये है, ठीक है। ये सारे जो है 7-8 जो है वो ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स है,
और जो परसेप्शन इंडिकेटर्स हैं वो इस तरह से हैं, रोड, रेल, टर्मिनल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, टाइमलाइननेस, स्किलिंग, ये सब जो है, ये जो है वो परसेप्शन इंडिकेटर्स है। तो परसेप्शन इंडिकेटर और ऑब्जर्वेशन इंडिकेटर के बेसिस पे हर स्टेट से देखा जाता है कि किसके अंदर लॉजिस्टिक बढ़िया है, उसके बेसिस पे लीड्स निकाला जाता है, उसके बेसिस पे उस स्टेट को अचीवर बोलेंगे या फिर फास्ट मूवर बोलेंगे या फिर एस्पायर बोलेंगे। और इसके साथ साथ स्टेट्स को, जो पूरा भारत होता है उसको चार स्टेट्स को कोस्टल, लैंडलॉक और नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी के बेसिस के अंदर हम बांटते हैं इसमें, राइट। ये आपको याद रखना है। कुछ की फाइंडिंग्स हैं जैसे हाई इंप्रूवमेंट रिकॉर्डेड इन द रेगुलेटरी पिलर के अंदर रेगुलेशंस जो हैं वो सबने अच्छे करे हैं। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 48% ऑन द बैक ऑफ द सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट पुश बाय द गवर्नमेंट ओवर द लास्ट डिकेड। टोटल नंबर ऑफ कंटेनर फ्राइट स्टेशन CFS इंक्रीज बाय द 18%। इनलैंड कंटेनर डेपो जो है वो इंक्रीज बाय 26%। अपार्ट फ्रॉम द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 21 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हैव नोटिफाइड देयर लॉजिस्टिक पॉलिसीज। ये सब चीजें इसके अंदर देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्डी लॉक जोन्स। गोल्डी लॉक जोन्स क्या है भाई साहब, नाम से ही बड़ा खतरनाक लगता है। एक बार प्रीलिम्स के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, गोल्डी लॉक जोन्स के ऊपर। तो मैं बताता हूँ, देखिए गोल्डी लॉक जोन्स होता क्या है। अभी न्यूज में क्या है, न्यू नासा स्टडी हैज डिस्कवर्ड 17 ओशन प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल जोन ऑफ द डिस्टेंट स्टार्स दैट कुड हैव ओशंस ऑफ द लिक्विड वाटर बीनीथ देयर आइसी शेल्स। ठीक है, ये ऐसे इसके अंदर अभी वापस आएंगे इसके ऊपर। पहले हम समझ लें गोल्डी लॉक जोन्स क्या होता है, ठीक है। ऐसे समझो कि हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें सन है, यस सर सन है, और आप देखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, ये इस तरह से सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी में तो वो नहीं है, जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मरकरी बड़ा ही गर्म है सर। ओके, जुपिटर पे भी जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जुपिटर बड़ा ठंडा है, मार्स भी बड़ा ठंडा है। अर्थ एक ऐसा है जो ना ठंडा है, ना ज्यादा ठंडा है, ना टू कोल्ड है, ना टू हॉट है। ये है हमारा अर्थ, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो इसके अंदर पानी जो होता है ना जमता है पानी, यहाँ तो पानी जमा रहता है, यहाँ पानी नहीं जमता है, ना ही यहाँ पर पानी ऐसे इवोपरेट हो जाता है कि यहाँ पर पानी ही नहीं मिल रहा मरकरी के अंदर। तो समझ में आ रहा है? तो टू हॉट भी नहीं है, टू कोल्ड भी नहीं है। तो ये जो है ना हैबिटेबल जोन है, इसीलिए आप, मैं और यहाँ पर जीव जंतु जो है सांस ले पा रहे हैं। तो दिस इज हैबिटेबल जोन, इसको बोल रहे हैं हैबिटेबल जोन। और दिस हैबिटेबल जोन इज देयर, ठीक है। और ये जो ज्यादा हॉट भी नहीं है, ज्यादा कोल्ड भी नहीं है, ठीक है। दिस इज नोन एज कि सन के अंदर सोलर सिस्टम का गोल्डी लॉक जोन जो है वो अर्थ है। इसी तरह से हमारे ये तो एक सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे और भी स्टार होंगे। सन इज ए स्टार, ठीक है, जिसका अपना एक पूरा सोलर सिस्टम होगा। ऐसे हमने बहुत सारे सोलर सिस्टम यहाँ पर देखे गए कि 17 ऐसे ओशनिक प्लेनेट्स हैबिटेबल जोन के अंदर पाए गए हैं ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, ठीक है, दैट कुड हैव ओशंस ऑफ द लिक्विड वाटर बीनीथ देयर आइसी शेल्स। तो यहाँ पे देखो गोल्डी लॉक जोन्स क्या हो गया, इज द एरिया अराउंड स्टार्ट वेयर इट इज नॉट टू हॉट, ज्यादा हॉट भी नहीं है, नॉट टू कोल्ड, ज्यादा कोल्ड भी नहीं है, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द सराउंडिंग प्लेनेट्स। अर्थ इज इन द सन्स गोल्डी लॉक जोन्स, ठीक है। गोल्डी लॉक जोन्स के अंदर अर्थ यहाँ पर आता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। रॉकी एक्सोप्लैनेट्स फाउंड इन द हैबिटेबल जोन ऑफ देयर स्टार्स आर मोर लाइकली टारगेट्स फॉर डिटेक्टिंग लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, ठीक है। जहां पर जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं, वो जो रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, वहां पर बहुत चांसेस रहते हैं कि भाई यहाँ पर पानी होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गोल्डी लॉक जोन्स सबको क्लियर है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो है दैट इज जेलीफिश। जेलीफिश अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नई जेलीफिश अभी एक पाई गई है। कहां पर पाई गई है साहब? जापान के अंदर पाई गई, जिसमें 240 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। और उस फिश का नाम रखा है सेंट जॉर्जिया पेगेसी। सेंट जॉर्जिया पेगेसी इसका अंदर, यहाँ पर इसका नाम रखा है जेलीफिश का है। नई जो जेलीफिश यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर ये देखो जेलीफिश इस तरह से होती है। ओ माय गॉड सर, अब मैंने इसके अंदर, हाँ इस तरह से ये जेलीफिश होती है। ओ वाओ सर, ये इस तरह से मूवमेंट भी करती है ना। और इसके अंदर आप देखेंगे तो बायोलुमिनेसेंस है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या है? इनकी बॉडी के अंदर इस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। चलो, तो अभी ये वाली जो मिली है ना हमको, नई वाली, ठीक है, जिसका नाम है सेंट जॉर्जिया पेगेसी, ठीक है। ये देखो, इट इज कंसिडर्ड एज लार्ज 4 इंचेस वाइड एंड 3 इंचेस टॉल्स। कभी कभार पूछ लिया रहता है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके साइड साइड में बाल जैसे, ठीक है, दिस इज नोन एज टेंटिकल्स की 240 टेंटिकल्स है। इट्स बॉडी लुक लाइक ऑलमोस्ट सी थ्रू कुशन, ठीक है। यहाँ पर आर पार आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से लगता है। इट हैज ए थिक वाइट रिंग रनिंग अलोंग इट्स लोअर एज, है ना। वाइट रिंग इसके अंदर इस तरह से है। इट्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स इज द ब्राइट रेड क्रॉस
शेप्ड स्टोमक, ठीक है, ये इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जेलीफिश के बारे में अगर हम बात करें तो जेलीफिश इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके बैकबोन्स नहीं होती। आप देख रहे हैं बैकबोन तो है ही नहीं इसके अंदर, राइट। दे आर सो लैक ब्रेन, ना दिमाग होता है, ना हार्ट होता है, ना आईज होती है, ठीक है, कहीं दिख भी नहीं रहा है इसके अंदर। दे आर नॉट डेट्रीवोर्स एंड फीड ऑन द फिश, श्रिम्प और क्रैब्स के ऊपर ही खाते हैं। और दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ बैग लाइक बॉडी एंड टेंटिकल्स आर्म्ड विद टाइनी स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। दे कुड बी ट्रांसपेरेंट और कलरफुल और बायोलुमिनेसेंट ये होते हैं, मतलब इनके बॉडी के अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट एग्जिट पोल, एग्जिट पोल क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जिट पोल अभी क्या है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने रिशेड्यूल करी है टाइमलाइंस फॉर द एग्जिट पोल, दैट्स व्हाई एग्जिट पोल इन द न्यूज, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे, जैसे आप देखें छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मिजोरम के अंदर एंड तेलंगाना के अंदर ये इलेक्शन हुए थे। यहाँ पे रिशेड्यूल करा गया टाइमलाइन एग्जिट पोल के लिए। तो एग्जिट पोल होता क्या है पहले मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट पोल होता क्या है, मान लीजिए मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान में इलेक्शन हुए और मैंने वोटिंग करी, ठीक है। वोटिंग मैंने करी, जैसे मैं आपको दिखा दूं, अभी यहाँ पर साइन है इंक का, ठीक है। तो वोटिंग मैंने आपको वोटिंग करा, है ना। और वोटिंग करते जैसे मैं बाहर निकला तो एक महोदय ने मेरे से पूछा कि भाई साहब आपने किसको वोट दिया है। मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने बीजेपी को दिया है या फिर मैंने कांग्रेस को दिया है, ठीक है ना। ऐसा मैंने कहा कि बीजेपी या फिर कांग्रेस को मैंने वोट दिया है। तो इसने भाई ने नोट डाउन कर लिया, इसने मेरे से पूछा कि भाई साहब आप चीफ मिनिस्टर किसको चाहते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए भजन लाल, तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। मैंने कहा कि भाई गहलोत को चाहता हूँ या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को चाहता हूँ, इस तरह से मैंने उसको बताया, ठीक है। तो इसने भाई साहब ने 3-4 क्वेश्चन मेरे से पूछे और 3-4 क्वेश्चन नोट कर लिए। ऐसे ही सबके पास जा रहा है, जैसे लोग कोई वोटिंग कर रहा है तो उसके पास जा रहा है और वोटिंग कर रहा है, उसके पास जाके उससे यही सब चीजें पूछ रहा है और इससे एक क्या कर रहा है, इससे एक पैटर्न बना दे रहा है। उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल बोलते हैं। मतलब समझ गए कि इलेक्शन जब आपने वोटिंग कर दी उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपने किसको वोटिंग करी, दैट इज नोन एज एग्जिट पोल। एक आपने सुना होगा ओपिनियन पोल भी सुना होगा। ओपिनियन पोल का मतलब ये होता है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं है और उससे पहले जाके लोगों से पूछ रहे हैं, अभी वोटिंग हुई नहीं है, अभी वोट डाला नहीं है, ठीक है, कि अंगली पे शाही का निशान लगा नहीं है, उससे पहले क्या कर रहे हैं, उससे पहले पूछा जा रहा है, दैट इज नोन एज ओपिनियन पोल। तो एग्जिट पोल की एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लें। एन एग्जिट पोल आस्क वोटर्स व्हिच पॉलिटिकल पार्टी दे आर सपोर्टिंग आफ्टर दे हैव कास्ट देयर वोट्स इन देयर इलेक्शन। इलेक्शन में आफ्टर, ये आफ्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज नोन एज एग्जिट पोल। और बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से बिफोर होता है तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ओपिनियन पोल। वो ओपिनियन पोल होता है, ये इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी वोटिंग हुई नहीं, उससे पहले पूछेंगे भाई साहब आप किसको देंगे और इसमें किसको दे दिया, राइट। एग्जिट पोल के अंदर इस तरह से होता है, राइट। तो एग्जिट पोल से हमें ये पता चल जाता है कि भाई किस जगह हवा बह रही है, ठीक है, हवा कहाँ की चल रही है, पर्सनैलिटीज के बारे में, कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर पता चल जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, कुछ रूल्स रेगुलेशन सेटअप कर रखे हैं कि एग्जिट पोल आपको कब करना होगा, एग्जिट पोल कब देना होगा, इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन सेटअप कर रखे हैं। क्यों, मान लीजिए कि मैं वोट देने जा रहा था, है ना, मैं वोट देने जा रहा था मान लो 4:30 बजे, है ना, और 4 बजे ही एग्जिट पोल आ गया कि भैया कौन जीत रहा है, कांग्रेस जीत रही है। तो मैं सोचूंगा यार मैं अपना वोट क्यों वेस्ट करूं, मैं भी कांग्रेस को देता हूं। तो इट विल इंपैक्ट द एग्जिट पोल विल इंपैक्ट व्हाट, इंपैक्ट द व्हाट, वोटिंग पैटर्न को इंपैक्ट कर दिया इसने। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोल रखा है, ठीक है। और सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 बजे तक इलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है, उसके आधे घंटे बाद ही आप एग्जिट पोल शो कर सकते हैं, एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। एग्जिट पोल मतलब आधे घंटे बाद ही दिखा सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर इलेक्शन मान लीजिए 6:30 बजे खत्म हो गए तो 7 बजे बाद ही आप एग्जिट पोल के नतीजे दिखा सकते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एग्जिट पोल रेगुलेशन इन इंडिया के अंदर देखिए सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल एंड डिसेमिनेशन ऑफ द रिजल्ट बाय द मींस ऑफ द प्रिंट और द electronic media during the period mentioned therein between the hour fixed for the commencement of the poll and in the first phase and the half an hour after the time fixed for the close of poll for the last phase, ठीक है। अब यहां पर दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑल स्टेट, ये भी इसके अंदर लिख रखा है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, अभी 2023 के अंदर इन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए, तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के इलेक्शन 17 नवंबर को खत्म हो गए। तो ऑब्वियसली 17 नवंबर के बाद
17 नवंबर को मान लो 7 बजे खत्म हुए, तो 7:30 बजे एग्जिट पोल दे सकते हैं यहाँ पर? नहीं दे सकते। क्यों सर? यहाँ पर भी नहीं दे सकते। क्यों सर? 7:30 बजे 17 नवंबर के बाद यहाँ पर भी नहीं दे सकते। इवन राजस्थान में 23 नवंबर को खत्म हुए 7:30 बजे, यहाँ पर भी दे देंगे? नहीं। तो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई अभी देखो, अभी क्या है कि अभी यहाँ पर तेलंगाना का वोट बचा हुआ है ना, जब तक सारे स्टेट्स के वोट नहीं हो जाते ना, जैसे असेंबली इलेक्शन के अंदर यहाँ पे 5 स्टेट है, जब पांचों स्टेट के वोट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको प्रोहिबिट करेगा कि भाई आप नहीं दे सकते एग्जिट पोल के नतीजे। मतलब एग्जिट पोल के नतीजे यहां पर आए 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एग्जिट पोल के नतीजे आए और 30 नवंबर को रात को एग्जिट पोल के नतीजे आए। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई राजस्थान के भी 30 नवंबर को आए, छत्तीसगढ़ के भी आए, मध्य प्रदेश के भी आए, तेलंगाना के भी आए। अगर मान लो सिर्फ राजस्थान में इलेक्शन होता तो 23 नवंबर को 7:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आ जाते। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑल स्टेट है, इसका मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। वो पूछ सकता है घुमाकर क्वेश्चन, और इसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए एग्जिट पोल के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो स्टिपुलेट दैट एग्जिट पोल कैन नॉट ब्रॉडकास्ट और पब्लिश बिफोर द वोटिंग पीरियड इज एंडेड इन ऑल द पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स को ये क्या करता है, ये एक तरह से यहाँ पर ये रेगुलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट ऑल द मीडिया आउटलेट दैट कंडक्ट एग्जिट पोल मस्ट रजिस्टर विद द कमीशन। कि मेरे से ऐसा नहीं कि जैसे एबीपी जो है उसने सर्वे कराया, ठीक है। एक होता है चाणक्य ने, तो इनका ये क्या है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात कर रखी है, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम है ना सर्वे करेंगे। सी सर्वे जो होता है, ये सब जो है, ये सारे के सारे सर्वे वाले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर। ऐसे नहीं कि कोई भी यहाँ पर क्या करेगा, सर्वे निकाल देगा, राइट। द मीडिया आउटलेट्स मस्ट आल्सो अडहेयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट्स। कोड ऑफ कंडक्ट्स भी यहाँ पर होने चाहिए, उनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। पब्लिशिंग एनी इंफॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जिट पोल, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिट पोल एंड द ओपिनियन पोल, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ एग्जिट पोल इन इंडिया। ये सब चीजें आपको इसके अंदर मैंने बता दी। नेक्स्ट इज नोमा। नोमा क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। नोमा एक डिजीज है, ठीक है, डिजीज है, एक बीमारी है, राइट। उस बीमारी को अभी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम नोमा समझेंगे, नोमा के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होता है ये हम इसके अंदर समझेंगे। देखो, आपने बोला सुना है जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है। तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि जॉनी क्या तुम ब्रश कराए तुमने, तो जॉनी कहता है कि यस पापा, और करा नहीं होता है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे पापा की जगह मम्मा है, ठीक है। जॉनी ब्रश कर रहा है और नो माँ की माँ बोल रही है कि भाई जॉनी ब्रश कर ले, ब्रश कर ले, पर जॉनी के ब्रश करने के लिए मना कर रहा है, टूथ ब्रश करने के लिए मना कर रहा है कि नहीं माँ मैं टूथ ब्रश नहीं करूंगा। इसके कारण जॉनी के मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अब ये जो नोमा डिजीज है ना, एक बहुत ही ज्यादा अगर आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो कि मुंह के अंदर होता है और मुंह का मतलब बहुत गंदा मुंह हो जाता है। इतना गंदा होता है कि मैं यहाँ पर फोटो नहीं डाल पाया उसका, है ना। आप गूगल कर लेगा नोमा, है ना, इमेजेस डाल देना, तो यहाँ पर आपको दिखेगी कितनी गंदा मुंह हो जाता है, पूरा का पूरा मुंह खराब हो जाता है इन्फेक्शन के कारण। जैसे वो आता है ना सुनीता वाला एड गुटके का, ठीक है, गुटका कहना से मेरा ये हो गया हाल, वैसे ही इसके अंदर भी नोमा के अंदर भी उसी तरह का शक्ल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए नोमा इज सीवियर गैंग्रेनियस डिजीज ऑफ द माउथ एंड द फेस। माउथ और फेस की प्राइमरली अफेक्ट्स मालनरिश्ड यंग चिल्ड्रन। अच्छा, ये क्या होता है, मालनरिश्ड यंग चिल्ड्रन के बीच में होता है 2 से 6 साल के बीच में। तो ये जॉनी जो है ना यहाँ पे 2 से 6 साल का होगा, उसकी मम्मी बोल रही है बेटा ब्रश कर ले, जॉनी बोल रहा है नो माँ, नहीं माँ मैं ब्रश नहीं कर रहा, और इसकी डिजीज हो गई जॉनी के। कौन सी डिजीज हो गई, नोमा, नोमा डिजीज। इस तरह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। 2 से 6 साल के बच्चे के भी के अंदर मुंह के अंदर ये डिजीज होती है, राइट। आई होप ये इफेक्टिव है, ये आपको याद हो जाएगा इसके अंदर। इट स्टार्ट एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, पहले मसूड़े सूजते हैं, फिर उसके बाद विच इज नॉट ट्रीटेड अर्ली, अगर अर्ली ट्रीट नहीं होता है, स्प्रेड क्विकली टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है, एकदम से इन्फेक्शन इसके अंदर फैल जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, डिस्ट्रॉय फेशियल टिश्यूज एंड द बोन, पूरा चेहरा खराब कर देता है, चेहरे के अंदर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, राइट, है ना। इट फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डेथ, और इसके कारण ये डेथ भी होता है। दिस इज वेरी वेरी फैटल, फैटल इन्फेक्शियस डिजीज नोमा, ठीक है। इन्फेक्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट।
एविडेंस इंडिकेट दैट द नोमा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया फाउंड इन द माउथ, माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण नोमा होता है। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो भाई टाइम पे ब्रश नहीं कर रहे, पुअर ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन है ना, ब्रश ही नहीं करी, जमाने हो गए। सेकंड है माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो उस बच्चे को हो सकता है, मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड है ये, पुअर कंट्रीज के अंदर डिजीज पाई जाती है जनरली इन द अफ्रीका कंट्री, ठीक है। थर्ड है इम्यून सिस्टम, अगर आपका खराब है, इम्यून सिस्टम खराब है तो डिजीज हो जाएगी, और अगर आप पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, कुछ खाने को नहीं है ना, माल न्यूट्रिशन के शिकार है, तो ये डिजीज आपको इसके अंदर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए देयर आर मल्टीपल, अच्छा किसको होती है डिजीज? जनरली चिल्ड्रन को होती है जिनकी एज 2 से 6 ईयर तक रहती है, राइट। There are multiple risk factors associated with the disease including poor oral hygiene, ठीक है, malnutrition, weakened इम्यून सिस्टम, ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे इन्फेक्शंस एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसके कारण ये डिजीज होती है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक खाओ, एंटीबायोटिक खाने के बाद फिर क्या है कि ओरल को हाइजीन रखो, डिसइंफेक्टेंट यूज करो माउथ वॉश के अंदर, ठीक है, माउथ वॉश की तरह जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो यूज करो, और इसके अलावा सर्जरी इज द लास्ट उपचार, और हो सकता है कि इसके अंदर मृत्यु भी हो जाए, मौत, फेटल डिजीज है ये, मौत बहुत जल्दी होती है इसके अंदर, एकदम से फैलता है ना ये, तो पूरा फैल जाता है, राइट। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस टू इन्वॉल्व टू इंप्रूव ओरल हाइजीन विद द डिसइंफेक्टेंट, माउथ वॉश, सॉल्ट वाटर, क्लोरोहेक्सिडाइन, ठीक है, कुड बी यूज्ड इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यहाँ पर दिया जाता है। इससे पूरा चेहरा खराब हो जाता है और खाने में बहुत या फिर बोलने में भी बहुत दिक्कत आती है। फेस सोशल स्टिग्मा, एक चेहरा खराब हो जाए तो लोग बाग देखना नहीं पसंद करते, तो सोशल स्टिग्मा से भी रिलेटेड है, और यहाँ पर एक सर्जरी इसके अंदर चाहिए होती है, क्योंकि चेहरा खराब, अगर ये डिजीज सही भी होगी तो चेहरा तो खराब हो ही गया, तो उसकी सर्जरी भी इसके अंदर चाहिए होती है। अब ये डिजीज के बारे में तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, नोमा के बारे में तो पूरा समझा दिया, बट आप यहाँ पर समझिए कि अभी ये न्यूज के अंदर क्यों है। ये न्यूज के अंदर इसलिए है बिकॉज दिस इज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ऐसा WHO बोलता है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होता है ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखिए मैंने है ना बहुत सारी करंट अफेयर्स जैसे मैं बनाता हूँ, तो करंट अफेयर्स बनाते वक्त मैंने बहुत सारी करंट अफेयर्स की बुकलेट्स देखी, ठीक है ना। जैसे मेरे कम से कम नहीं तो सोर्सेज जो होते हैं ना, वो क्या होता है 10 से लेकर 12 सोर्सेज में यूज करता हूँ एक करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब मैं जब बुकलेट देखता हूँ करंट अफेयर्स की, तो कहीं पर भी मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो कि आपके लिए 100% करेक्ट हो, 100% ऑथेंटिक हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके अंदर होती है, या फिर बहुत कम दे रखा होता है, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि आप लोगों के लिए एक मैं बुकलेट निकालूंगा दिसंबर की मंथली बुकलेट, ठीक है, प्रीलिम्स की मंथली बुकलेट निकालते हैं ना, वैसे निकालूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यही इस तरह की क्लासेस ही ले रहा हूँ अभी, राइट। तो दिसंबर की प्रीलिम्स की बुकलेट मैं आपके लिए निकालता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कैसी आपको बुकलेट लगेगी, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 5 जनवरी के बीच में वो बुकलेट यहाँ पर मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स के अंदर रिसर्च वर्क होगा, ठीक है, वेबसाइट पूरा का पूरा वेबसाइट होगा, प्लस उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी। पहली बार ऐसा होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त आप उसको याद भी कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा बुकलेट फॉर्म के अंदर पहली बार ऐसा होगा, ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी बन रही है बुकलेट लंबे समय तक, ठीक है, उसका काम चलता रहता है, ठीक है, तो रात में जग जग के बनानी पड़ रही है वो, ठीक है, बट काफी अच्छी बना रहा हूँ मैं, अपनी पूरी मेहनत उसके अंदर लगा रहा हूँ, और मैं ही बना रहा हूँ उसको, है ना, किसी और को बस एडिटिंग कोई और करेगा, पूरा का पूरा मैं ही इसके अंदर बनाऊंगा। चलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज देखते हैं पर क्या है, ठीक है। देखो अगर हम अर्थ को देखें इस तरह से, तो ट्रॉपिक्स के अंदर है ना, ट्रॉपिक्स के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिक्स के अंदर ये इक्वेटर मान लो, ये ट्रॉपिक्स मान लो, इनके बीच में ना बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही गरीब है, ठीक है ना, गरीब ही है, ऊपर ही है, अमीर अमीर ऊपर ही है, अमेरिका और ये सब रशिया वशिया यूरोप, ठीक है, ये ऊपर ही है, राइट, ये बहुत गरीब देश है, एक तो गरीबी, ऊपर से ये ट्रॉपिकल कंडीशन के अंदर है, गरीब है प्लस ट्रॉपिकल कंडीशन में, ट्रॉपिकल मतलब कि यहाँ पर जो मच्छर वच्छर डेंगू जैसा, ठीक है, मलेरिया जैसी बीमारी, ठीक है, बहुत सारे वायरल बीमारियां, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं बढ़ी, यहाँ तो ठंड है, तो ठंड में वायरस और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाता है वायरस बैक्टीरिया को कि वो आराम से डेवलप कर पाते हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जहां पर गरीबी है वहां पर कुछ पर्टिकुलर डिजीज होती है, जैसे डेंगू, डेंगू यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, अमेरिका में नहीं होगा, चिकनगुनिया, ठीक है, जैसे अब देखेंगे मलेरिया और ऐसी बहुत सारी बीमारियां, राइट।
अच्छा, इन बीमारियों के ऊपर पूरा का पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें, ये जो बीमारियां नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये ट्रॉपिकल डिजीज तो समझ में आ गया। अब ये नेग्लेक्टेड वर्ड का मतलब क्या है? नेग्लेक्टेड वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्लोबली इनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। हेल्थ एजेंडा, ग्लोबल हेल्थ एजेंडा के अंदर ये आते ही नहीं है, बिकॉज गरीब देश है। गरीब मरे, किसको फर्क पड़ता है? अमेरिका में कोई मर जाए और एक अफ्रीका में कोई मर जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ये डिजीजेस के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होता है, इन डिजीजेस के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया जा किया जाता है, और इसके कारण ये नेग्लेक्टेड एक तरह से ट्रॉपिकल डिजीज है। गरीबी के ऊपर, गरीब तो है, उसके ऊपर डिजीज और हो गई, ठीक है, और उसके ऊपर इसको, इस डिजीज के ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कुछ मेडिसिन नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीज दैट प्रिवेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड इफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पीपल, ठीक है। पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी विदाउट एडुकेट सैनिटेशन एंड इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शियस वेक्टर्स, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक्स आर दोज वर्स्ट इफेक्टेड, है ना। दे आर कॉज्ड बाय द वेराइटी ऑफ द पैथोजेंस इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई और टॉक्सिन्स, इनके कारण ये होती है। दिस डिसीज कॉज डिवास्टेटिंग हेल्थ, social economic consequences to more than 1 billion people, or they are neglected इसलिए because they are almost absent from the global health agenda even today when the focus is on universal health coverage। NTDs जो है ना, नेशनल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है, वेरी लिमिटेड रिसोर्स है और फंडिंग एजेंसीज इनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती है। ये विपदा है, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की एक तरह से क्या है, ये इनकी कहानी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, MPEDA। MPEDA क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूं। देखो, रिसेंटली MPEDA ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑन द वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड यहाँ पर करी है। तो MPEDA क्या है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। ये एक अथॉरिटी है, और जहां पर भी अथॉरिटी लिखा होता है ना, जनरली बता रहा हूं मैं तुमको, अथॉरिटी लिखा होता है तो मतलब कोई एक्ट से बनी हुई बॉडी, क्योंकि अथॉरिटी मतलब उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग हुई। जनरली बता रहा हूँ, कोई ये थंब रूल नहीं है, एक्ट से बनी हुई बॉडी, दैट इज नोन एज अथॉरिटी। तो ये जो है ना, मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक एक्ट से बनी हुई बॉडी है, 1972 के एक्ट से बनी हुई एक बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसकी वेबसाइट के ऊपर जो भी लिख रखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको लैंग्वेज के फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो देखो, डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग 1972। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई तुमसे पूछ ले तो इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है, आप इसका नाम देखो, मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, मतलब मराइन प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? बहुत सारे होंगे, जैसे फिश एक मराइन प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे बहुत सारे सी प्रोडक्ट है, जैसे प्रॉन, ठीक है, जैसे क्रैब, जैसे और एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स जो है, ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट्स, ये सब क्या है, ये मराइन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये समुद्र के अंदर मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे, ये काम किसको दे रखा है? मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे रखा है। इसको ये भी बोल रखा है कि भाई तू ही रेगुलेट करेगा, रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट तू करेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर है ना, कोई भी सी फूड को एक्सपोर्ट करना है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपको तय करनी है मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, द एक्ट एम्पावर्स MPEDA टू रेगुलेट एक्सपोर्ट ऑफ द मराइन प्रोडक्ट्स एंड टेक ऑल द मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर ensuring sustained quality seafood export from the country. It is a nodal agency for the holistic development of the seafood industry in the India. समझ में आ गया? तो इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। अथॉरिटी से आप बोल देना भाई एक्ट से है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस मैरीन प्रोडक्ट्स जो होता है उनका एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा उनका हो, इसके लिए है। एक्सपोर्ट के ऊपर रेगुलेशन बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स यहाँ पर होने चाहिए, फिश सी फूड्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। MPDA is given the mandate to promote the marine products industries with special reference to the export from the country. चलिए, तो देखो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट पे बहुत अच्छी बात है, ऑल वेराइटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट्स नोन कमर्शियली एज श्रिम्प, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब, फिश, शेल फिश, अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ द प्लांट और पार्ट देयर ऑफ एंड एनी अदर प्रोडक्ट्स विच इज अथॉरिटी मे बी बाय नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर इसने कर रखा है, उसको ये रेगुलेट करेगी पूरा, ठीक है, टू रेगुलेट एक्सपोर्ट ऑफ द मैरीन प्रोडक्ट्स एंड टेक ऑल द मेजर रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी सी फूड प्रोडक्ट्स, राइट। इसके फंक्शंस,
मेन फंक्शन ये है सी फूड ट्रेड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, जो भी बॉटलनेक्स है जिसके कारण सी फूड ट्रेड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, राइट, तो उसको बॉटलनेक्स को हटाना, रजिस्टरिंग सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फिशिंग वेसल्स, है ना, उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, मार्केटिंग एक्टिविटीज करना, प्रमोट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, इस तरह के काम है। और ज्यादा काम चाहते हो तो ये सारे काम पढ़ लेना, ठीक है, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए एमपीईडीए है क्या, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भाई ये क्या है गैलीफू स्मार्ट सिटी? तो गैलीफू हमारे देश का तो नहीं होगा सर, ये गैलीफू गैलीफू नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है सर, है ना, नॉर्थ ईस्ट का कुछ हो सकता है ये वर्ड, है ना, इस वर्ड का मतलब मेरे को नहीं पता, एक्चुअली एक सिटी है भूटान के अंदर, है ना, तो ये भूटान का होगा सर प्रोजेक्ट, हमारा तो नहीं लग रहा है ये प्रोजेक्ट भूटान का होगा, पर भारत से रिलेटेड है इसीलिए न्यूज के अंदर है, इसीलिए हम यूपीएससी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो भूटान के अंदर एक सिटी है गैलीफू, ठीक है, गैलीफू जो है वो यहाँ से कॉरिडोर बनाने वाला है, भूटान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से बनाएगा। तो भूटान ने बोला कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करेंगे हम, है ना, भूटान कह रहा है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करेंगे और फिर जाकर आगे भी कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्टिविटी है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखो सबसे पहले आसाम में जाएगा, आसाम के बाद फिर यहाँ पर देखिए म्यांमार के अंदर, फिर थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड के बाद फिर देखो कंबोडिया के अंदर जाएगा, ये कॉरिडोर है ना, फिर लाओस के अंदर भी जा रहा होगा कुछ इस तरह से, फिर क्या है वियतनाम के अंदर जाएगा, वियतनाम के बाद फिर यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर यहाँ पे देखिए मलेशिया के अंदर भी जा रहा है, मलेशिया से फिर सिंगापुर के अंदर। तो ऐसा कोई कॉरिडोर बनाना चाह रहा है कि भूटान से स्टार्ट हो और सिंगापुर तक चले, मतलब भूटान किस में आता है, एशिया में आता है सर, एशिया, और ये सब क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया है सर, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को मिलाने वाला एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ओ माय गॉड सर, ये तो बड़ा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कॉरिडोर बन जाए तो फिर तो सर ट्रेड की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। द प्रपोज लैंड कनेक्शन फ्रॉम द गैलीफू ट्रांसफरिंग ट्रेवर्सिंग आसाम एंड द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एक्सटेंड टू द म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया एंड द सिंगापुर, ठीक है। ये इस तरह का होगा, जरूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब लैंड टू लैंड ही है ये, है ना, तो ऐसे ये कनेक्ट करके भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब आ जा, और फिर अपन मलेशिया सिंगापुर, लैंड टू लैंड ही है ना, सी सी का नहीं है। तो द प्रपोज लैंड कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भूटान से, भारत के अंदर आसाम के अंदर जाकर फिर ये म्यांमार में जाएगा, म्यांमार के अंदर जाके इस तरह से थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया के अंदर, सिंगापुर, मलेशिया के अंदर, याद रख लोगे, है ना, इन कंट्रीज को आप याद रख लेना, ठीक है। तो एक तरह से एक तो ये है CMLV कंट्रीज तो है ही, CMLV, है ना, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, देखो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ठीक है। और क्या है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिर इंडिया एंड भूटान, इंडिया और भूटान तो है ही, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। CMLV कंट्री, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया एंड भूटान, इसको कनेक्ट करता हुआ कॉरिडोर आएगा गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ओके भाई, क्या करना चाहते हो, हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, भूटान ने ऐसे बोला, जिससे कि पूरा पूरा कनेक्टिविटी होगा, और ये कॉरिडोर जो होगा दैट इज ए इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पूछा जा सकता है भाई साहब, ठीक है। इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा होगा। प्रोजेक्ट विल कवर एन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर किलोमीटर एंड विल बी डेवलप एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन की तरह डेवलप करा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो एग्रीड टू बिल्ड फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे लाइन टू द गैलीफो। भारत ने बोला कि भाई हम भी तुम्हारे रेलवे लाइन हम बना देंगे, ठीक है ना, विच वुड आल्सो कनेक्ट देयर विद रोडवेज एंड बॉर्डर ट्रेडिंग एंड क्रॉसिंग पॉइंट इनटू द आसाम एंड द वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर भी इस तरह से रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है, याद भी साथ साथ हो ही रहा होगा। नेक्स्ट इज मंकी पॉक्स। अभी WHO ने वार्न करा है कि एपिडेमिक ऑफ मंकी पॉक्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कुड स्प्रेड इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनली फैल सकता है मंकी पॉक्स, जो कि किसके अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है, वो इंटरनेशनली फैल सकता है, ऐसा WHO ने बोला। दैट्स व्हाई मंकी पॉक्स इज इन द न्यूज। क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, अच्छा साहब। दूसरा जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज मतलब, जूनोटिक डिजीज क्या होता है भाई, जूनोटिक डिजीज मतलब जानवर से इंसान के अंदर जो फैल रही है, जानवर से ओरिजिनेट जहां पर हुई है डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दिस इज ए वायरल जूनोटिक डिजीज दैट अकर्स प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द सेंट्रल एंड द वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। कॉज बाय द मंकी पॉक्स वायरस, वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मंकी पॉक्स, ए मेंबर ऑफ द ऑर्थो पॉक्स वायरस जेनस इन द फैमिली पॉक्सविरिडे, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर देखें मंकी पॉक्स का जो होता है ना, वो स्मॉल पॉक्स जैसा ही दिखता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स जैसा ही दिखता है,
यहाँ पर अपन देखें तो इस तरह के दाने हो जाते हैं। अरे बाप रे, कितना भयंकर तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरह के दाने यहाँ पर हो जाते हैं, राइट। अब इसके अंदर कैसे पूछा जा सकता है, देखो वायरस अंदर घुसा, वायरस अंदर घुसा तो वायरस अंदर घुसते ही कुछ नहीं करेगा, ठीक है। उसका जो पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना वायरस का, 6 से 13 दिन का होता है, ठीक है। मतलब 6 दिन से वो स्टार्ट करना लगता है और 13 दिन तक वो रहता है, या फिर कभी कभार 5 से 21 डेज का कभी होता है। अब इसके बीच में ना अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स के अंदर हम देखें, द इंक्यूबेशन पीरियड इज यूजुअली फ्रॉम द 6 to 12 days बट कैन रेंज फ्रॉम द 5 to 21 days ऑल्सो। इन्फेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। 0 से 5 डेज के अंदर है ना फीवर हो गया स्टार्ट, ठीक है, इंटेंस हेडेक हो रहा है ना, आपकी लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल कर रही हैं, ठीक है, मोटी हो जा रही है, सूजन आ रहा है, बैक पेन, मसल एक एंड लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब चीजें हो रहे हैं। इसके बाद द स्किन इरप्शन जो होगा वो 1 से 3 दिन के अंदर स्किन इरप्शन और इस तरह से अपीयरेंस ऑफ फीवर इस तरह से इसके अंदर आता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको इसके अंदर क्लियर है, राइट। फिर ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो मोस्ट ट्रांसमिटेड टू द पीपल फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स सच एज रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स, ठीक है। रोडेंट्स और प्राइमेट्स से ये फैलती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आल्सो अकर्स, एक के हो गया तो दूसरे के भी हो जाएगा। मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कांटेक्ट विद द लेजेंड्स, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स छींक दिया आपने, ठीक है, खून ट्रांसफर कर दिया, राइट, कंटेमिनेटेड मटेरियल सच एज बेडिंग, राइट, जिस बेड पे दो सो रहे थे, मरीज सो रहा था उस पे आप सो गए, तो इसके कारण ये सब चीजें हो सकता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कुछ मॉड्यूलर कोर्स है जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को ले रहे हैं, ठीक है। इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और ये इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा का पूरा मॉड्यूलर कोर्स हमारे पास है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी के ऊपर पूरा मॉड्यूलर कोर्स है। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा मॉड्यूलर कोर्स हमारे पास है। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही जबरदस्त कोर्स है ये, ठीक है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मेरे को डायल करें ये नंबर 8788248734। बच्चे बहुत सारे इन कोर्सेज को ले रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स बहुत अच्छे से बिक रहे हैं बिकॉज दिस इज ए लो कॉस्ट हाई क्वालिटी बैच। तो आप भी इसका फायदा उठाएं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड कर सकूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।